देश के सबसे चर्चित सूबे उत्तर प्रदेश की रीजन वाइज हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे 19 जनवरी के ओपिनियन पोल में और मौजूदा तस्वीर में क्या कोई बदलाव हुआ है। जल्दी से बात करेंगे राजीव, पूर्वांचल की। पूर्वांचल में किस तरह की तस्वीर है? 17 जिले हैं, 102 सीटें हैं, खासतौर पर सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के इन्फ्लुएंस की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले इसमें शामिल है। राजीव, बिल्कुल 17 जिले हैं जैसे कि आपने जिक्र किया देती है और 102 सीटें हैं और गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण, देवरिया इसमें इंपॉर्टेंट, आजमगढ़ इसमें है, बलिया इसमें है, जौनपुर इसमें है, गाजीपुर के इसमें जो है ये जिले हैं, चंदौली है, वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का, भदोही, मिर्जापुर है, सोनभद्र इसमें है। टोटल 17 जिले हैं पूर्वांचल के हिस्से में, लेकिन 102 सीटों पर क्या होगा फाइनल ओपिनियन आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप वोट प्रतिशत पर नजर डालिए। जो हमने 19 जनवरी को आपको बताया था, बीजेपी का पूर्वांचल से 39% वोट प्रतिशत रह सकता है, जबकि अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो वो भी जल्दी आपके सामने आ गए। लेकिन 19 जनवरी 2022 की समाजवादी पार्टी का 36%, तो बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 11%, कांग्रेस की बात करें तो 8%, अदर्स की बात करें तो 6%। और अगर वोट शेयर के अंतर के लिहाज से आप इन दोनों ओपिनियन पोल के बीच फासला समझना चाहते हैं, हालांकि नरेश बार बार हमें ये याद दिला रहे हैं कि 2017 भूले नहीं, तो 2017 नहीं भूलिएगा, लेकिन 19 जनवरी 2022 के मुकाबले इस वक्त आप कंपैरिजन लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पूर्वांचल में बीजेपी अलायंस को 39% वोट की उम्मीद है, एसपी अलायंस को 36% वोट मुमकिन है, बीएसपी को 13% वोट का अनुमान है। हम आपको इस वक्त ये दिखा रहे हैं कि कैसे तस्वीर पूर्वांचल में बीजेपी अलायंस को 39% और एसपी अलायंस को 36% वोट मुमकिन है। बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को, जिन्हें आपने बहन जी को देखा है लगातार, अब वो एक्टिव हुई हैं, उनको भी कितना वोट शेयर एक्सपेक्टेड है अभी आपके स्क्रीन पर होगा। लेकिन इस वक्त आप बीजेपी का वोट शेयर 39% का प्रोजेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी वोट शेयर के लिहाज से 36% पर, और कांग्रेस पार्टी, अदर्स की बात करें और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की यहां पर बात करें तो तस्वीर क्या है वो भी जल्दी से आप नजर डाल लीजिए। बहुजन समाज पार्टी 13% आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, नरेश में रिलीफ हुआ, कांग्रेस पार्टी की अगर बात यहां पर की जाए तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 6% है। अगर हम 19 जनवरी और अभी के ओपिनियन पोल को कंपेयर करें तो बीजेपी के वोट शेयर में यहाँ पर कितना बदलाव है, वो बदलाव है भी, ये भी समझना इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो तुलनात्मक अध्ययन हम अपने तुलनात्मक स्तर ही अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? देखिए, बदलाव नहीं है बीजेपी अलायंस के लिए, समाजवादी पार्टी अलायंस के लिए कोई बदलाव नहीं है, बहुजन समाज पार्टी हर रीजन में कमोबेश यही तस्वीर वोट शेयर गेन करते हुए आपको दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी 2% वोट शेयर यहाँ पर लूज करती दिखाई देती है, तो आप कह सकते हैं कांग्रेस का वोट शेयर बीएसपी की तरफ जा रहा है, जबकि बीजेपी और एसपी अलायंस उनकी तस्वीर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। नरेश, आप जल्दी से अदिति, पूर्वांचल एक ऐसा रीजन है जिसमें 17 की तुलना में जब 22 के हम ओपिनियन पोल्स, दोनों ओपिनियन पोल्स की बात करते हैं तो काफ़ी सिग्निफिकेंट वोट शेयर में ड्रॉप्स एंड गेन्स हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भाजपा का वोट बढ़ते हुए के बावजूद सीटें उसके अंदर कम हो रही हैं। और इसी तरह से अगर हम 19 का भी कंपैरिजन देखें, जो यहाँ पे हम जनरली बात नहीं करते बिकॉज 19 का चुनाव संसद का चुनाव था, उसके अंदर भी वोट फ्लक्चुएशन है, तो वोट फ्लक्चुएशन इस रीजन में जरूर है, और इस रीजन में जो सीटों का भी अदला बदली है उस वोट रीजन के वोट जो फ्लक्चुएशन के कारण देखी जा रही है। जल्दी से कमेंट शंभुराज जी, आपका योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल पर उनके इम्पैक्ट की बात, कितना इम्पैक्ट वो डाल पाएंगे, और जो कमेंट्स अभी यहाँ पे नरेश ने दिए उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पहले जो आपका सर्वे था उसमें ये क्लियर नहीं था कि योगी आदित्यनाथ कहाँ से लड़ेंगे। तब ये भी लग रहा था, कई बार मथुरा से कहा गया, कई बार कहा गया कि अयोध्या से लड़ेंगे। जिस दिन आपने किया है फर्स्ट सर्वे, तब ये था कि योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल हो गई थी। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल हुई और उन एक तरह से सब कुछ, सारा जोर भी वहाँ लगा, कौन उनका प्रतिद्वंदी है ये भी पता चला, कौन उनके खिलाफ लड़ेगा सब पता चल गए। तो ऐसी स्थिति में योगी, चूंकि गोरखपुर में और खासतौर पूर्वांचल के एक बड़े नेता तो हैं ही, मुख्यमंत्री रहे हैं इतने वर्ष, 5 साल हो गए,
इसके पहले वो लोकसभा के सांसद रहे हैं 5 बार। तो एक उनका कद है। और फिर वहाँ के सबसे बड़े जो मठ है गोरख मठ, उसके वो महंत हैं। तो इन सब चीज़ों से लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ अगर लड़ेंगे गोरखपुर से तो उस पूरे पूर्वांचल में जहाँ पर 102 सीटें हैं वहाँ पर उनका व्यापक असर पड़ेगा। तो असर तो उनका ये पड़ा है कि जितना वोट शेयर आपका पहले था, यानी 19 जनवरी को, उतना ही वोट शेयर उनको मिला हुआ है। जो नफा नुकसान हुआ है वो फाइनल पोल में, यानी फाइनल ओपिनियन पोल में, वो बीएसपी को हुआ है। बीएसपी का 2% बढ़ा है, लेकिन वहीं कांग्रेस का 2% घट गया है, यानी कांग्रेस का ही वोट इधर से उधर शिफ्ट हुआ है। तो एक तरफ देखा जाए कि योगी का कद वहां पर जैसा था वो बना हुआ है। और ये जबकि एक आंधी चल रही हो इस समय लग रहा है, जो वेस्टर्न यूपी का, जहां पहले चरण के मतदान है 10 फरवरी को 9 जिलों में, वहां जब आंधी चल रही हो कि भाई जाट और मुस्लिम में जो नया भाईचारा बनता दिखाई पड़ रहा है ड्यू टू अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, तो इससे इसका असर बाकी क्षेत्रों में पड़ता है। लेकिन लगता है अवध और उसके आगे जैसे हम जाते हैं वो जो असर था वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये उनकी सफलता है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी सफलता बनाए रखी कि जहां जिस कद पे वो थे उसी कद पे बने हुए हैं, कोई घटने नहीं दिया। सीएम के तौर पर पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की रेटिंग्स के बारे में 48% राजीव। बिल्कुल, पूर्वांचल में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहली पसंद। अखिलेश यादव यहां सेकंड नंबर पर है 35% के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मायावती की बात करें 9% के साथ मायावती भी इस सूची में है, लेकिन 48% के साथ, कि पहले जो 19 तारीख को हमने ओपिनियन पोल दिखाया था उसमें भी 48% था और आज भी 48%, जबकि अखिलेश यादव पहले भी 35% उनको था। फाइनल ओपिनियन पोल में भी 35%, यानी कि यहां कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन मायावती 19 तारीख को 9% और फाइनल ओपिनियन पोल में भी 9%, यानी कि मायावती के साथ भी कोई बदलाव नहीं। जबकि अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें 4% तब भी था, 4% फाइनल ओपिनियन पोल में भी है। जबकि अदर्स की बात कर ले तो यहां पर भी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, यानी कि नंबर 1 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 48% के साथ, सेकंड नंबर पर अखिलेश यादव 35% के साथ। बिल्कुल, पदरौना सीट पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन नरेश उससे पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अदिति, हमने देखा कि अखिलेश यादव जहां पे मुख्यमंत्री के, वो भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपने अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो भी अपने एरिया में जहां पे चुनाव लड़ने गए, करहल मैनपुरी जिले में, अपने अगल बगल के जिलों में वो प्रभाव स्थापित करने में नहीं हमारे को दिख रहे ओपिनियन पोल में, जिससे उनके वहां पे चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी की सीटों की बढ़त या उनके पार्टी की वोट प्रतिशत में कहीं पे इजाफा होता हुआ दिखे। सेम पैटर्न हमारे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी दिख रहा है कि वो जब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वांचल में, तो उसके बाद वहाँ पे कोई बीजेपी को कोई सिग्निफिकेंट गेन होता हुआ अदर सीट्स पे नहीं दिख रहा। नंबर 1। नंबर 2, मैं 17 की बात बार बार कर रहा हूँ। 17 का आंकड़ा इसलिए दिलचस्प है आपके व्यूअर्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। 17 में बीजेपी का 34% वोट परसेंट था लगभग, उससे जो उनको सीटें आई थी लगभग 69 थी। इस बार उनको 5% लगभग वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर सीटें उनकी लगभग 10 सीटें कम होती हुई दिख रही हैं। और एक और रोचक बात है कि जो समाजवादी पार्टी है उसका वोट शेयर पिछली बार से 3 गुना, उसकी पिछली बार से लगभग 10 गुना बढ़ता हुआ दिख रहा है, 10% बढ़ता हुआ दिख रहा है, और सीटें बढ़ रही हैं लगभग 3 गुना। तो ये आपके दर्शकों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में गेन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 17 की तुलना में कुछ सीटें ड्रॉप कर रही हैं। बट हमारे ओपिनियन पोल, जो हमारा 19 जनवरी का ओपिनियन पोल था और जो आज हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं जो 2 फरवरी तक किया गया था, उसमें कोई फर्क ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा। और जैसा कि आप कह भी रहे हो, वो तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि पूर्वांचल में सीएम की पसंद के तौर पर या वोट शेयर के लिहाज से पूरी तस्वीर जी न्यूज़ पर आप लगातार देख पा रहे हैं। संजीव जी, मैं पदरौना सीट पर भी बात करना चाहती हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। 4 टाइम लेजिस्लेटर है वहाँ से 2007 से, लेकिन फिर फाइनली सीट बदलनी पड़ी। पदरौना में तो देखिए आरपीएन सिंह आ गए, तो उसका अंतर था। और पदरौना में गलत मैसेज ये गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए। कई बार जो मैसेज होता है वो बड़ा नुकसान कर देता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आरपीएन से लड़ते तो शायद जीत भी जाते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए तो आरपीएन सिंह का कद बहुत बढ़ गया। दूसरा क्या, हमें 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखना पड़ेगा। उसमें ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य सब बीजेपी के साथ थे, तब भी 7 सीटें बीजेपी हारी थी 28 में से, और 21 सीटें जीती थी। दूसरे मनोज सिन्हा हार गए थे, महेंद्र नाथ पांडे सिर्फ 14,000 वोटों से जीते थे, आजमगढ़ बीजेपी हार गई थी, घोसी बीजेपी हार गई थी।
ये किस्सा हुआ। दूसरा, इस पूर्वांचल में एक खास बात है जो फिर वही आ रही है कि 18 जिलों में 8 जिलों में 18% ब्राह्मण है। वो उसके ऊपर अब फोकस सबने कर दिया कि बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बना दो, जो पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व से ज्यादा ठाकुर बनाने की होड़ चली हुई है। तो एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उनकी मदद कर रहे हैं आफ्टर ऑल, हर जगह जाकर हर जलसे में वो कहते हैं कि ठाकुरों ने चुन लिया योगी आदित्यनाथ। तो एक ये गेम हो रहा है, जबकि अच्छा भाजपा की पूरी कोशिश नहीं हम हिंदू हैं, तो पूरा वो हिंदू वर्सेस जातिवाद का गेम चल रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं भाजपा का परसेंटेज गिर नहीं रहा, इसी से वो खुश हैं सामान्यता। वरना आप ये देखिए ना, ओम प्रकाश राजभर चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, उसके बावजूद लोकसभा से बहुत कमजोर नहीं है बीजेपी। और पडरौना जिसे अब देखिए नहीं, आरपीएन सिंह वाला केस हो गया है, इधर गोरखपुर बड़ा मजबूत हुआ। तो चिल्लू पार में बीजेपी में राजेश त्रिपाठी कमजोर हैं। तो पूर्वांचल में सीट्स के लिहाज से बात की जाए तो सीट प्रोजेक्शन 53 से 59 सीटों का बीजेपी और उसके अलायंस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए 39 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन है, बीएसपी के लिए 2 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन है, कांग्रेस के लिए 1 से 2 सीटों का प्रोजेक्शन है और अदर्स के लिए भी 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन। हम पूर्वांचल में सीट्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। शंभुनाथ जी, 19 जनवरी, शंभुनाथ जी मैं फ्लो दूंगी, एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीर क्लियर कर देते हैं। 19 जनवरी को क्या तस्वीर थी और आज क्या तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं। 19 जनवरी को भी 53 से 59 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी और उसके अलायंस के लिए, समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए 39 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन, 2 से 5 सीट का प्रोजेक्शन 19 जनवरी को बीएसपी के लिए था, 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन था कांग्रेस पार्टी के लिए और 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन अदर्स के लिए था। ये 19 जनवरी की तस्वीर। और अगर बात करें फाइनल ओपिनियन पोल की, यानी जो आज आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, उसमें भी आप कोई बदलाव यहां पर नहीं देख रहे। नरेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शंभुनाथ जी, प्लीज जी। वैसा बता रहे थे कि से वहाँ पे बीजेपी के द्वारा लाने से स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना न्यूट्रलाइज लगभग वहाँ पे कर लिया गया। मैं एक बिहाइंड द सीन्स या दर्शकों की जिज्ञासा के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने कितने क्लेवरली आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में एंट्री करवाई। ये बहुत चर्चित था मीडिया में भी, और जो लोग दिल्ली सर्कल्स में देखते हैं कि आरपीएन सिंह बहुत देर से कांग्रेस के साथ उनका रबिंग चल रहा था। बट बीजेपी, और बात भी बीजेपी में जाने की थी क्योंकि वो वहाँ से आते हैं तो वहाँ पे वो स्वाभाविक पार्टी थी कि बीजेपी में जाएं, क्योंकि वो कुर्मी वोट वहाँ पे वो उसको इकट्ठा करते हैं, तो उनको बीजेपी को ये बात सूट करती थी। बट बीजेपी ने बहुत टैक्टफुली वेट किया कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए उसके बाद उन्होंने आरपीएन सिंह को शामिल कराया। और ये बात मैं और अपनी गट से बता सकता हूँ कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य शिफ्ट नहीं करते तो हो सकता है आरपीएन सिंह की बीजेपी में इस चुनाव में एंट्री ना हो पाती। सो इस बात के लिए भी बीजेपी को वो की स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा कि बीजेपी ने बहुत टैक्टफुली जो है वो आरपीएन सिंह को शामिल कराया। उनको मालूम था, और ये बात उनको स्वाभाविक तौर पे अंदर से मालूम होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनका अनबन चल रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव आने के टाइम पे आगे पीछे हो सकते हैं, और जब हुए उसके बाद उन्होंने आरपीएन सिंह को ज्वाइन करा के उनके जाने की जो है जो उसको न्यूट्रलाइज किया। तो जो जिन सीटों का जिक्र आप लगातार हमारे गेस्ट के माध्यम से देख रहे हैं, इस वक्त तो आप देख रहे हैं बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 53 से 59 सीटों का प्रोजेक्शन है, लेकिन उन सीटों के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्हें लेकर लगातार हमारे गेस्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं। पडरौना की सीट, आरपीएन सिंह का जिक्र आप देख रहे हैं, बार बार किया जा रहा है। पडरौना की सीट यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य 4 टाइम लेजिस्लेटर है, 2007 से यहाँ से लेजिस्लेटर थे, चुने जाते रहे, लेकिन फिर आरपीएन सिंह की एंट्री हुई और आप देख रहे हैं कि 19 जनवरी को ये सीट समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ जा रही थी, लेकिन अब इस पर बीजेपी की छाप दिखाई दे रही है। इटवा आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ जा रही थी 19 जनवरी को ये सीट, लेकिन अब बीजेपी अलायंस के नाम की मोहर आप इसके ऊपर देख सकते हैं। फाजिल नगर की अगर बात की जाए तो ये जा रही थी बीजेपी के खाते में, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी अलायंस के खाते में जाती दिखाई देती है। जल्दी से एक कॉमेंट शंभुनाथ जी आपका, और उसके बाद लखनऊ की लड़ाई की बात करेंगे जी। पडरौना की सीट जो है, पडरौना बड़े मज़ेदार तरीके से आरपीएन सिंह को शामिल किया गया, क्योंकि एक दिन पहले आरपीएन सिंह का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे उनमें था। अचानक अगले रोज फेरबदल हो गया और आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ करके यहाँ आ गए। या तो कांग्रेस उनके बारे में पूरा अनुमान लगाने में फेल रही,
कि पार्टी की ये स्थिति है कि पार्टी ने कांग्रेस आला कमान को फीडबैक नहीं दिया, गलत फीडबैक दे दिया। एक दिन पहले उनको स्टार प्रचारक बनाया था, अगले दिन वो बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये कांग्रेस का फेल्योर था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस का फेल्योर उत्तर प्रदेश में है। और ईस्टर्न यूपी मायने रखता है, क्योंकि अभी बताया गया है कि ईस्टर्न यूपी में ब्राह्मणों की आबादी ठीक ठाक है, राजपूतों की आबादी ठीक है। तो राजपूतों के नेता तो चूँकि ब्राह्मण वहाँ थोड़ा सा एंटी योगी भी हैं, क्योंकि शायद हरिशंकर तिवारी की वजह से, जैसे चिल्लू पार की सीट जा रही है उनके बेटे को ही। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पे राजपूत थे, वो जब योगी जी का वीडियो जारी हुआ तो उसके बाद राजपूत उनके साथ एक तरफा लग गया। आरपीएन सिंह कुर्मी है जात के, लेकिन चूंकि एक बड़े सामंत भी हैं, वो एक राजा रहे हैं, तो उनका असर भी एक अपने इलाके में सभी जातियों पर होता है, तो उसका बीजेपी को फ़ायदा मिला। तो बीजेपी को इस सारी उठापटक के बावजूद भी कोई असर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह थी कि बीजेपी ने जो पहले से रणनीति बनाई थी कब किसको पार्टी में लाना है, इसका एक फ़ायदा मिला। स्वामी प्रसाद उनके पास से चले गए, शायद बीजेपी समझ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत विश्वसनीय नहीं है, वो चले गए। दूसरे फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की ये स्थिति हो गई कि उनको सीट भी छोड़नी पड़ी, उस पर भी थोड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई। तो कुल मिला के जो ईस्ट यूपी में हमें बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ रहा कोई डेंट लगता, वो उसकी वजह बीजेपी की रणनीति। जैसा कि हम लगातार आप हमारे गेस्ट को बोलते हुए देख रहे हैं, वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से सीट्स को लेकर प्रोजेक्शन है, जो 3 सीटें हैं जिन्हें लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, उस पर भी आप हमारे गेस्ट को लगातार अपनी इनसाइट्स देते हुए सुन रहे हैं। बीजेपी अलायंस के लिए 53 से 59 सीटों का प्रोजेक्शन था 19 जनवरी को। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक भी यही प्रोजेक्शन है, यानी कोई बदलाव नहीं। समाजवादी पार्टी अलायंस को 39 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन 19 जनवरी को था। फाइनल ओपिनियन पोल में भी 39 से 45 सीट्स का ही प्रोजेक्शन, यानी कोई बदलाव नहीं है। एक्चुअली अगर आप पूरी स्क्रीन को देखेंगे तो किसी तरह का कोई बदलाव आप फाइनल ओपिनियन पोल में यहां पर नहीं देख पा रहे हैं। नरेश, आप शमी जी की किसी बात पर कमेंट करना चाह रहे थे, आप वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर खास तौर पर आरपीएन सिंह का आना और स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, उसके ग्राउंड पर और क्या इम्पैक्ट? मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आरपीएन सिंह कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं, ये जग जाहिर बात तो नहीं थी, बट कांग्रेस को अच्छे से मालूम था कि आरपीएन सिंह क्या उनके मन में चल रहा है और आरपीएन सिंह किस बात से खफा चल रहे हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह एक ऐसे नेता है जिन्होंने सीडब्ल्यूसी में भी 1-2 बार ऐसी बातें कही जो कांग्रेस की प्रथा के अनुसार नहीं थी, जो कांग्रेस की रिवायत के मुताबिक नहीं थी। तो कांग्रेस से वो नाराज चल रहे थे, ऐसा कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी ने अगर उनको स्टार कैंपेनर अनाउंस किया था और उसके अगले दिन वो गए, तो उसका मैं बहुत ज़्यादा कोई आपस में कोई तो वो नहीं देखूंगा, कोई कनेक्शन नहीं देखूंगा। बट देखिए अदिति, जो भी पार्टीज होती हैं उनको, अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये बड़ी पार्टी हैं, इनको सब कान होते हैं कि कौन नाराज चल रहा है और कौन कहीं पे कब जा सकता है। बट इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की वेट की और उसके बाद आरपीएन को शामिल कराया, ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य को जाने से पहले कोई ऐसा रीज़न देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सो भाजपा की सोची समझी राजनीति थी और रणनीति थी, और वो रणनीति के तहत उन्होंने आरपीएन को शामिल कराया। और मैं जो शंभुनाथ जी की बात जो थी कि भी कांग्रेस को कान नहीं थे, कांग्रेस को कान थे इस बात के, बट कांग्रेस के पास कुछ ज़्यादा कुछ देने को नहीं था और कांग्रेस के साथ उनका नई बात बन रही थी और 2 साल से नहीं बन रही थी। लेकिन जी हाँ, लेकिन कांग्रेस में एक बार तो इस चुनाव में बहुत गड़बड़ समझ में आ रही है ना। सुप्रिया आयरन टिकट मिलने के बाद चली जाती हैं, स्वार से उनका प्रत्याशी टिकट मिलने के बाद चला जाता है, आरपीएन सिंह स्टार प्रचारक बनने के बाद चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्ट्रेटेजिकल फेलियर तो है नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.